नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल दोनों से आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर रीट लेवल 1 जो कि 2011 के अंदर इनका पेपर हुआ था। तो दोस्तों अब तक जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के सेट विद आंसर की के साथ में हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी दोस्तों काफ़ी परेशान होते हैं। पेपर अलग से डाउनलोड उनको करना होता है, फिर आंसर की वो देखते रहते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑफिशियली आंसर की से तुलना करके डायरेक्ट टिक लगा दिए हैं पेपर के अंदर ही, और डायरेक्ट यहाँ पर हम आपको पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर करवा रहे हैं। तो दोस्तों टोटल 150 जो प्रश्न हैं, सभी 150 प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं, और आगे भी इसी तरीके से अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के आंसर यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, आपको प्रश्न के साथ में ही उसके आंसर का पता लग जाएगा। चारों ऑप्शन होंगे जिसमें से कौन सा आंसर राइट है वो यहाँ पर आपको पता लगने वाला है। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करते हैं आने वाली एग्ज़ाम के अंदर। आपका जो रीट का एग्ज़ाम है 2025 के अंदर होने वाला है। जनवरी यहाँ पर फिलहाल डिसाइड किया गया है, जनवरी के दूसरे सप्ताह में कभी भी रीट की एग्ज़ाम हो सकती है, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है 2025 के अंदर जो रीट लगने वाली है उसके अंदर दोस्तों आने वाले हैं। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2011 के अंदर साइकोलॉजी के किस प्रकार के क्वेश्चन लेवल 1 के अंदर यहाँ पर पूछे गए। तो देखिए सबसे पहले नंबर का जो प्रश्न है वो स्क्रीन के सामने है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि जो खिलौनों की जो आयु है, खिलौनों की जो आयु है वो कौन सी आयु होती है, वो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो प्रश्न है आपके सामने है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। खिलौनों की जो आयु होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है वो ही क्या होती है, खिलौनों की आयु होती है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, देखिए ये निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ये जो नहीं है पूछा गया है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खेलने की जो अवस्था होती है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लग जाते हैं। तो ये जो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इसके अंतर क्या समझने लग जाते हैं, परिवर्तन को समझने लग जाते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, संख्या क्या होती है, क्षेत्र क्या होता है, तो इसको वो समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रकार के साइकोलॉजी के प्रश्न आए थे। प्रश्न नंबर ये है कि विकास का जो अर्थ है वो क्या होता है। विकास का अर्थ क्या होता है, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यही क्या होती है, विकास होता है। ये क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। देखिए विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे में है, और विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी क्या होती है, विशेषताएं होती है। तो यहाँ दोस्तों ये इसका जो आंसर है वो स्टार है। तो ये आंसर की के अंदर स्टार है, तो यहाँ पर देख लेना इसका आंसर क्या हो सकता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बताएंगे बहुत सारे विद्यार्थी, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जहाँ तक आप भी दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। तो आंसर की के हिसाब से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, ये भी विकास से संबंधित है। विकासात्मक जो कार्य होते हैं उसमें से यहाँ पर बताना है। और जो दोस्तों ये नहीं वाले प्रश्न होते हैं ये आपको कन्फ्यूजिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप नहीं को टारगेट करें कि पूछा क्या गया है प्रश्न के अंदर। तो निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताना है कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसके लिए यहाँ पर क्या नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना ये प्राय क्या होता है? तो इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का जो आंसर है वो आपके सामने है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का जो प्रयोग है वो यहाँ पर किया गया है। ये सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना जो है ये कहलाता है प्राय, जो यहाँ पर दिया गया है वो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पर 8 पूछा गया है कि 5 वर्ष का जो राजू है अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर फिर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो काफ़ी पूछे जाते हैं समझ पर आधारित, इनको आप ज़रूर से जो है देख कर जाएँ। ये दोस्तों अनुबंधन की क्रिया है कि उसकी उस आवाज़ से क्या हो गई है, अनुबंधन हो गया है, अर्थात वो उस आवाज़ को सुनकर उछलता है। जैसे वो आवाज़ होती है, जैसे आवाज़ होती है तो वो उछलने की जो क्रिया है वो यहाँ पर कर रहा है। इसका मतलब है उसकी आवाज़ के साथ में अनुबंधन हो चुका है, तो इसको हम शास्त्रीय अनुबंधन क्या कहेंगे, यहाँ पर कहने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, सकारात्मक जो दंड है ये किसका उदाहरण है? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि सकारात्मक दंड क्या होता है। तो ये है, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मित्रों के द्वारा उपहास करना, ये सकारात्मक दंड का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या दिया गया है यहाँ पर पूछा है कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ये यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ये अभ्यस्तता। क्या कहलाता है? वो अभ्यस्तता कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो कौन सी विधि का प्रयोग जो है टीचर को नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना ये उचित नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संदर्भ में जो संबंध है उसमें से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पर दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर जो ए बी सी है तीनों के तीनों क्या है, गलत है। इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 14वें नंबर का, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं बालक किसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, और क्योंकि वो विद्यालय जाने लग जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क का एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है? जो मानव का मस्तिष्क है वो एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। ये कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? तो ये करता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या करता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये इस सिद्धांत को क्या करता है, व्यक्त करता है। जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है एक बर्फ़ की चट्टान के समान है, तो इसका मतलब है ये सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को व्यक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पर, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिलक्षित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न नंबर 17, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन का जो तात्पर्य वो यहाँ पर बताया गया है, तो संतुष्ट तभी हो सकता है जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए 18वें नंबर का, निम्न में से कौन सा व्यवहार जो है भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्वैलीनता। जो बच्चे अपने में ही लीन रहते हैं, खुद के अंदर ही खोए रहते हैं, तो वो उनको भावनात्मक जो बाधा है वो प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 19वें नंबर का, निःशक्त बालक, जो निःशक्त बालक होते हैं, डिसएबिलिटी जो बालक होते हैं, उन बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशित शिक्षा के द्वारा। समावेशित शिक्षा द्वारा ये प्रावधान यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता का विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है जो मानसिक मंदता वाली हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ये मानसिक मंदता से संबंधित नहीं है। अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, जबकि बाकी तीन यहाँ पर जो है मानसिक विशेषता की, मानसिक जो मंदता है उसकी विशेषता है। बाकी ए बी सी, लेकिन डी ऑप्शन जो है राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर पूछा गया है कि कमजोर वर्ग के जो बालक है, इससे तात्पर्य क्या है। ये आपको बताना है कि जो कमजोर वर्ग के बालक होते हैं उसका तात्पर्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, तो वो कमजोर बालक यहाँ पर होते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का जो अनुपात है वो क्या होगा। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको याद करके जरूर जाना है। ये रिपीट हो सकता है कि अनुपात आपको बताना है कितना अनुपात होगा। तो यहाँ पर 40 का अनुपात होगा। विद्यार्थी अध्यापक का जो अनुपात है वो 40 का अनुपात होगा, अर्थात यदि 40 विद्यार्थी कक्षा में हैं तो 40 विद्यार्थी के ऊपर यहाँ पर एक जो अध्यापक है वो रहने वाला है संभालने के लिए विद्यार्थियों को। तो ये इसका क्या होता है, मतलब होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 दिया गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सही नहीं है। ज़्यादातर सही नहीं है वाले जो प्रश्न है पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक अनुवेशन है। ये क्या है, शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, जबकि बाकी तीन राइट है। ये क्या है, गलत है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया है। तो किसको दिया गया अधिक महत्व, तो ये दिया गया बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक परीक्षा हो तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 दिया गया है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है, कम अवधि की परीक्षा में अंतरण करना। ये हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है 29वें नंबर का प्रश्न है कि मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो क्या होता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा की किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसकी प्रति जो पुष्टि होती है, पुष्ट पोषण, ये आपको प्रदान करना, ये क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों साइकोलॉजी का, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो हम बेहतर मानते हैं ऑप्शन नंबर सी को। स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव होता है ये क्या होता है, बेहतर होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिल जाती है। तो दोस्तों साइकोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है 2011 का जो पेपर है रीट का, उसमें लैंग्वेज फर्स्ट जो कि हिंदी यदि आपने चुनी है तो ज़्यादातर हिंदी यहाँ पर प्रीफर करते हैं। तो लेवल 1 रीट हिंदी भाषा फर्स्ट की जो विद आंसर की के साथ में मैं यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए बारी बारी से दोस्तों हर पार्ट के जो प्रश्न है वो करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर जो 31 है, प्रश्न नंबर 31 में जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पूछा गया है कि विद्यालय शब्द में जो है कौन सी संधि है, ये पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। विद्या प्लस आलय, इसमें स्वर संधि है। नेक्स्ट है पवन, पवन शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, पो प्लस अन। संधि कौन सी होगी इसमें, इसमें हो जाएगी दोस्तों गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, गुण संधि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, हिंदी में वचन कितने होते हैं, कितने वचन होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन। लेकिन यदि संस्कृत की बात होती है तो वहाँ पर 3 होते हैं, एक तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वचन कितने होते हैं, 2। नेक्स्ट है आगरा का जो बहुवचन है वो क्या होगा, ये आपको बताना था। तो आगरा का बहुवचन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसका कोई भी बहुवचन जो है नहीं बनेगा। 35वें नंबर का प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अविकारी शब्द। उनको क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। उनका प्रयोग करने पर भी उनका कोई परिवर्तन नहीं हो। देखिए शब्द के सही रूप का आपको चयन करना है। 4 शब्द दिए गए हैं तो सबसे बेस्ट जो शब्द है वो कौन सा है सही रूप वाला, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तृष्णा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर दोस्तों 37 पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंटिंग से ऑप्शन नंबर जो ए है वो गायब हो चुका है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। कई बार शुद्ध रूप भी पूछ लेता है तो देख लिए, कवयित्री का शुद्ध रूप हो जाएगा ये कवयित्री, ये स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है 38वें नंबर का, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो उनको कहते हैं तत्सम शब्द। उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 39, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं। दोनों शब्द जब प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व। याद करने की ट्रिक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर द्वय, न और यहाँ पर द्वय, दो बार द्वय आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें दोनों जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, प्रधान होंगे। तो द्वंद्व समाज को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। 4 शब्द आपको दिए गए हैं उज्ज्वल के, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल। दोनों जो जय आएंगे वो आधे आएंगे यहाँ पर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 41 है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ पर अनुरक्त का विलोम शब्द पूछा गया था, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विरक्त। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी के सभी जो शब्द हैं तत्सम होने चाहिए। यदि एक भी तद्भव हो गया तो फिर वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। ये क्या है, सारे के सारे तत्सम शब्द है जो एज इट इज हिंदी शब्द के अंदर यहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 43, यहाँ पर है कु उपसर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर कु उपसर्ग नहीं है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुशल के अंदर जो है उपसर्ग नहीं है, कु वाला। प्रश्न नंबर 44 है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। इन प्रत्यय का जो प्रयोग है कौन से शब्द के अंदर हुआ है, तो ये हो जाएगा पुजारिन शब्द के अंदर। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि रीट के अंदर हिंदी के अंदर क्या आता है, तो दोस्तों इसके अंदर आती है ग्रामर।
आपको केवल और केवल ग्रामर पढ़नी है हिंदी की। हिंदी व्याकरण की जो बुक चलती है RBSC के अंदर कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, आप उसको पढ़ सकते हैं। या फिर दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उसको आप फॉलो ज़रूर कर लेना और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे आपको जो क्लासेज की वीडियो है बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। मैराथन क्लासेज मिलेगी, तो वहाँ पर सारे के सारे जो पॉइंट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 45 है यहाँ पर, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्विगु समास। उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास कौन सा है इन चार ऑप्शन में से? तो द्वंद्व समास का मीनिंग होता है कि दोनों जो शब्द हैं वो प्रधान होते हैं, तो नर और नारी, इसमें बीच में देखिए इस प्रकार का जो चिन्ह है वो आता है द्वंद्व समाज में, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो नर और नारी में क्या है? द्वंद्व समास यहाँ पर है। नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं? नागर कहते हैं। जो नगर में रहने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? नागर। जातिवाचक संज्ञा किस ऑप्शन के अंदर नहीं है? ये आपको बताना था कि जातिवाचक जो संज्ञा है, संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा, वो किस ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर जो है स्टार लगा हुआ है, इस वजह से दोस्तों इसको आप देख लेना। 49वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान जो कारक होता है वो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ये संप्रदान कारक का क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑप्शन जो 50वें नंबर का जो प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह सर्वनाम जो है वो क्या है? वो है निजवाचक सर्वनाम। जिस भी व्यक्ति के लिए इस वह का प्रयोग किया गया है तो वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है जिसमें संयुक्त क्रिया प्रयोग में आई है? तो वो है ये वाला ऑप्शन नंबर सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो इसमें क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया आ जाएगी। एक तो आना क्रिया हो गई और एक यहाँ पर पढ़ना क्रिया हो गई, तो दो दो क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक तो उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही क्या हो? क्रिया हो, उसको कहते हैं हम सरल या साधारण वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उसमें ये है, ये मोहन क्या है? इसमें उद्देश्य है मोहन। कौन बाजार जा रहा है? मोहन बाजार जा रहा है, तो ये उद्देश्य हो गया। मिश्रित वाक्य कौन सा है इन चारों ऑप्शनों में से? ये आपको बताना है। मिश्रित वाक्य दोस्तों ये, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग है वो यहाँ पर किया जाता है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चारों ऑप्शनों को देखिए कि कहाँ कहाँ उन्होंने गलती करी है और कौन सा सही वाक्य यहाँ पर है। तो यहाँ पर सही विराम चिन्हों वाला वाक्य पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो पत्र आज आया है, कोमा कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर शेर को सामने देखकर, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? तो ये आपको बताना है। ये ऑप्शन नंबर डी से पूरा होगा। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, ये मुहावरा पूर्ण हो चुका है इस ऑप्शन की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सही मुहावरा कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा है? तो हाथ न आने का मतलब है कि पकड़ में न आना। लास्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का सिर फिर जाना, इसका अभिप्राय क्या होता है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। सिर फिर जाना इसका मतलब है अहंकारी हो जाना। सिर फिर जाने का जो अभिप्राय है वो क्या हो जाए? अहंकारी हो जाना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी इसी तरीके से जो आपको वीडियो है वो मिलने वाली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हम रीट लेवल 1 जो कि 2011 के अंदर इनका पेपर हुआ था, सभी पेपरों को दोस्तों हम सॉल्यूशन कराएंगे हमारे इस चैनल के ऊपर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 2011 में रीट लेवल 1 का जो पेपर हुआ था उसमें संस्कृत के प्रश्न किस प्रकार से आए थे, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर आने वाले हैं जो कि 2025 में जनवरी के अंदर प्रस्तावित हैं। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आगे आपको नोट्स की पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार से, ऊ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति, अर्थात ऊ स्वरस्य का ऊ स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, तो ये होता है दोस्तों ओष्ठों में। क्या होता है यहाँ पे, ओष्ठों में होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32, री स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति, तो यहाँ पर आपको उच्चारण स्थान वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लेना है। ऋषि का जो उच्चारण स्थान है वो यहाँ पर मूर्धा के अंदर है। नेक्स्ट है प्रश्न चवर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु के अंदर। तो आप देख सकते हैं उच्चारण स्थान से यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हिंदी और संस्कृत के अंदर दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपको केवल और केवल ग्रामर पढ़नी है इनकी। 34वें नंबर का प्रश्न है, बालक शब्दस्य तृतीय वचने रूप भवति, बालक का जो तृतीय वचन होता है वो आपको बताना है, वो आंसर हो जाएगा इसका बालकेन। तो वचन से संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न आ गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से, ये भी आपको याद करने हैं। और यहाँ पर भी देखिए पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूप भवति, तो पितृ शब्द का द्वितीय जो बहुवचन है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं दिया गया है तो इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, कहीं से भी देख कर आप बताइए पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, युष्मद् शब्दस्य पंचमेन वचने रूप भवति, ये हो जाएगा त्वत्, क्या हो जाएगा, ये त्वत्। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुवे इति रूपमस्ति, इसमें कौन सा रूप है, तो ये हो जाएगा षष्ठी एकवचनस्य। तो ये भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया है, दृश्य धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति, जो दृश्य धातु है लट लकार के अंदर प्रथम पुरुष बहुवचन में इसका कौन सा रूप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये दृश्यति। तो इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उच्चारण स्थान, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, बहुवचन से संबंधित यहाँ पर इतने प्रश्न पूछ लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी लंग लकार वाला है, तो ये जो लकार से संबंधित प्रश्न है ये भी आप जो है तैयार कर लीजिए। सेव धातु आपको दी गई है और यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन लंग लकार का आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये असेवंत। नेक्स्ट है यहाँ पर पा धातु है, विधि लिंग लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन रूप आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है एडिटिंग के दौरान यहाँ पर जो है हट चुका है, तो आप देख लेना इसका प्रश्न। नेक्स्ट है अस धातु लृट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूप भवति, राइट आंसर हो जाएगा भविष्यति। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर थ वचनस्य उच्चारण स्थानम भवति, एक और उच्चारण स्थान का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं उच्चारण स्थान वाला कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये प्रश्न रहने वाला है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर दंता, जो थ आएगा इसके थ व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होगा वो दांतों से होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंता। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको देखिए ये लिखा गया है, स बालक गच्छति, तो किसके साथ बालक जो है जाते हैं, तो ये आपको रिक्त स्थान वाला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो पित्रा सह बालक गच्छति ये आएगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको छांटना था कौन सा ऑप्शन राइट होएगा। नेक्स्ट है बालकेन मोदकम रोचते, जो नीचे अंडरलाइन आपको दी गई है इसका शुद्ध रूप आपको बताना है कि इसकी जगह पर क्या आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ये बालकेन की जगह क्या आएगा, बालकाय मोदकम रोचते। इन सभी क्रियाओं को इनको देखकर ही आपको यहाँ पर बताना है इसकी जगह क्या आएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए नृपय दुर्जनम क्रुध्यति, तो दुर्जनम यहाँ पर लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। तो शुद्ध रूप से संबंधित प्रश्न यहाँ पर 2 पूछ लिए हैं, तो शुद्ध रूप वाला टॉपिक जो है उसको भी कवर कर लेना।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्जनाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है अभित परित योगे विभक्ति बहुती। कौन सी विभक्ति है इसमें? द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। नायक है इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो नायक का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? नई प्लस अक। क्या हो जाएगा? नई प्लस अक। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको जितने भी पेपर हुए हैं सभी के इसी प्रकार से जो आंसर है मिलने वाले हैं। इति प्लस अपि, इसमें कौन सी संधि है और संधि जोड़ने पर कौन क्या शब्द यहाँ पर बनने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इत्यपि। वागीस अत्र संधि अस्ति। तो वागीस जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगा जसत्व। क्या है इसमें? जसत्व। नेक्स्ट है वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति। तो वन प्लस औषधि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान भवति तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है नीलोत्पलम अस्मिन पदे समास अस्ति। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार्य। कौन सा समास हो जाएगा इसमें? कर्मधार्य समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधिहरि अस्मिन पदे समास है अस्ति। कौन सा समास है? अवयवी भाव। कौन सा समास है यहाँ पर? अवयवी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों देखिए, राम कृष्णो अस्मिन पदे समास विग्रह अस्ति। ये आपको बताना है समास विग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राम च कृष्ण च। राम च कृष्ण च, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कथित अत्र धातु प्रत्यस्य अस्तय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कतय प्लस कतय। तो इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रत्यय, समास, उपसर्ग, शब्दरूप और एक वचन बहुवचन वाले, उच्चारण स्थान वाले, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा प्रश्न इन्हीं से पूछे गए हैं और शुद्ध रूप वाले प्रश्न जरूर देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, ये छात्रेषु मोहन पटुतम। जो पटुतम अंडरलाइन आपको दिया गया है, इसका प्रत्यय आपको बताना है। तो प्रत्यय है इसके अंदर तमप प्रत्यय। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है पठनीय, इसमें अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है इसमें? अनियर प्रत्यय। तो प्रत्यय से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देखिए पूछ लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मोहन गेंद खेलता है। मोहन गेंद से खेलता है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद क्या है? तो संस्कृत का अनुवाद हो जाएगा ये, हिंदी से संस्कृत आपको बनाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहने कंदुकेन क्रीडति। तो देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह विद्यालय की ओर जाता है। वह विद्यालय की ओर जाता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद। तो संस्कृत अनुवाद वाला टॉपिक भी आप पढ़ लेना। आपको हिंदी के रूप दे दिए जाएंगे, हिंदी का शब्द दे दिया जाएगा और उसका संस्कृत में आपको बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, स विद्यालयम प्रति गच्छति। वह विद्यालय की ओर जाता है। संस्कृत का लास्ट प्रश्न है, वह ब्राह्मण को धन देता है। स विप्राय धनम ददाति। तो देखिए संस्कृत अनुवाद के 3 प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। तो आप टॉपिकों को जो है लिखते जाइए। देखिए संस्कृत अनुवाद के 3 प्रश्न आए हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उस टॉपिक को आपको मजबूत कर लेना है। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों 2011 के अंदर रीट लेवल 1 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर मैथ के जो क्वेश्चन है गणित सब्जेक्ट के, वो किस प्रकार से आए थे, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको 2025 के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जिन जिन टॉपिकों को टारगेट किया गया है, कितने प्रश्न किस टॉपिक से आए हैं, वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए मैथ के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे गए थे। तो आपको यहाँ पर देखिए 91 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये दिया गया है 91 नंबर का प्रश्न। और यहाँ पर देखिए 4 आपको संख्याएं दी गई हैं। इन 4 संख्याओं को आपको अवरोही क्रम के अंदर जमाना है। तो सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, वो संख्या आपको यहाँ पर बतानी थी। तो काफ़ी अच्छे और यहाँ पर प्रश्न जो है आपको दिख रहे होंगे। तो बताना है कि अवरोही क्रम किस प्रकार से होगा, घटता क्रम सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या फिर ये है, उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ये है, और लास्ट में बच गया ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो
तो इस तरीके से दोस्तों हम इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया था 1 करोड़ किसके बराबर होते हैं। 1 करोड़ जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं दोस्तों 100 लाख के बराबर। किसके बराबर होते हैं, वो 100 लाख के बराबर होते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं हमको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये 1 करोड़। ये 1 करोड़ हो गई। अब दोस्तों ये 1 करोड़ इस प्रकार से हो गई। यदि मैं इसको लाख की फॉर्मेट के अंदर पढ़ना चाहता हूँ तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख, इसको बोलेंगे हम एक साथ, तो ये हो गई 100 लाख। इस तरीके से दोस्तों ये 100 लाख के बराबर होंगे। नेक्स्ट है 92 नंबर का प्रश्न, काफ़ी सरल प्रश्न यहाँ पर आया था 2011 के अंदर। ये दिया गया है संख्या 5,09,04,988 को अंकों में किस प्रकार से लिखेंगे। ये आपको शब्दों में दिया गया था, अंकों में लिखना पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। आप भी एक बार जो है बिना ऑप्शन को देखे यहाँ पर रफ कॉपी के अंदर आप लिखकर बताइए कितना ऑप्शन आएगा, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि आप सही लिख पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी दी गई है, इसमें से इतने तो पुरुष दिए गए हैं, इतनी महिलाएं हैं, तो शेष बच्चों की संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, ये टोटल जनसंख्या दी गई है, तो इन दोनों को जोड़कर आपको इसमें से क्या करना है, घटा देना है, तो वो बच्चों की संख्या आ जाएगी। पुरुष और महिलाओं की संख्याओं को जोड़कर टोटल जनसंख्या में से घटा दीजिए, शेष बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 95वें नंबर का प्रश्न है, शून्य में यदि 60 का भाग दिया जाए, 0 में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः क्या क्या होंगे, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो 0 में यदि हम 60 का भाग देंगे, पहली बार तो 0 में 60 का भाग जाएगा ही नहीं, जाएगा तो 0 बार ही जाएगा, 0 बार जाएगा तो 0 ही यहाँ पर शेषफल रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर भाज्य पूछा गया है, उसके बाद में दोस्तों भाजक पूछा गया है, फिर यहाँ पर भागफल पूछा गया है, फिर यहाँ पर जो है शेषफल पूछा गया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए क्रम वाइज। नेक्स्ट है यहाँ पर 96वें नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपको बताना है 25 पैसे के 15 सिक्कों का जो मान है, 25 पैसे के 15 सिक्के आपके पास दिए गए हैं, तो इसका टोटल मान आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों 100 पैसे में, 100 पैसे में कितना रुपए बनता है, यहाँ पर 1 रुपये। 100 पैसे जो होते हैं, 100 पैसे में 1 रुपये यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए 25 पैसे के 15 सिक्के यहाँ पर दिए गए हैं, तो 25 पैसे के जो 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपये के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग हम सिक्कों में दे देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर 4 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 का भाग देंगे 15 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार पूरी बार जाएगा। और सिक्के कितने बच जाएंगे, 3 सिक्के यहाँ पर एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो 3 बार भाग गया, मतलब 3 तो 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, 3। 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, 3, और 25 पैसे के 3 सिक्के यहाँ पर शेष बचेंगे। तो 1 रुपये के 3 सिक्के और 25 पैसे के 3 सिक्के यहाँ पर बच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, इस वजह से ये आपको ये बताना है कि उपरोक्त 4 में से, जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से गलत कथन कौन सा है। मतलब 3 कथन तो यहाँ पर सही है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर के जो 3 ये हैं ये यहाँ पर राइट है, और चौथे नंबर का जो है ये यहाँ पर गलत है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, देखिए 97वें नंबर का प्रश्न है, ये आपको भिन्न दी गई है और इसका आरोही क्रम बताना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको बताना है। छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर आपको इस प्रकार से चलना है। तो ये होता है दोस्तों आरोही क्रम, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर देखिए कैसे पता करेंगे, यहाँ पर क्या करना, जो हर के अंदर आपको संख्या दी गई है इसका एलसीएम लेना है आपको, और सभी भिन्नों को उस एलसीएम से गुणा कर देना है, फिर संख्याओं को काट लेना है, फिर आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम। एलसीएम लेकर आपको सभी भिन्नों से गुणा करके काटा पीटी करके ये देख लेना है, जो संख्या सबसे बड़ी आएगी वो बड़ी, जो सबसे छोटी आएगी वो सबसे छोटी, फिर उसको आरोही क्रम में जमा देना है।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 98। यहाँ पर ये पूछा गया है कि 5 पेंसिलों का मूल्य 3/3 है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो कितना मूल्य होगा, 3/2 यहाँ पर होने वाला है। तो ये आप देख लीजिए किस प्रकार से आया है। एक पेंसिल का मूल्य आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर 5 पेंसिलों का मूल्य 3/3 है। 3/3 को आप कैसे लिखेंगे, 4×3 = 12, 12×3 = 15/4, 15/4। तो ये कितनी पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा, यहाँ पर 5 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 15/4। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, जब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का भाग लगाएंगे तो 3/4, ये एक पेंसिल का क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। जब 2 पेंसिलों का मूल्य निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 99वें नंबर का प्रश्न है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ही यहाँ पर राइट आंसर हो गया, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो ये कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको दी गई है 720 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। तो 720 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे इस प्रकार से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार से आएगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसी वजह से बीएसटीसी में सिलेक्शन ज़्यादातर विद्यार्थियों के हो जाते हैं। संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो इसका महत्व समापवर्तक कितना आएगा, 17। कितना आएगा, 17 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 102। ये संख्या आपको दी गई है जिसका आपको लेसा निकालना है। बड़ी आसानी से आप लेसा निकाल सकते हैं, सभी संख्याओं को साथ में लिखें। 90, 60, 75, 35, इस प्रकार से लिख के इसमें भाग देते जाइए और जो यहाँ पर संख्या आएगी सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6300, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, ये प्रश्न दिया गया है, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। 5 व्यक्ति है जो मिलकर 8 घंटे रोज काम करते हैं और 3 दिन में पुताई का कार्य कंप्लीट करते हैं। तो एक व्यक्ति 4 घंटा रोज काम करके उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ये काम करेगा दोस्तों 30 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर करेगा, 30 दिनों के अंदर। यहाँ पर देखिए ये क्षमता से संबंधित प्रश्न है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। 104वें नंबर का प्रश्न दिया गया है कि एक परीक्षा में 4 विषयों में कुल प्राप्त अंक कितने हैं, 200। 4 टोटल विषय हैं जिसमें कुल अंक कितने आए हैं, उसके 200 अंक आए हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक कितने होंगे, तो वो होंगे 144 नंबर। तो ये औसत से संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति एक साइकिल 935 रुपये में खरीदता है, 935 रुपये में 10% लाभ पर बेच देता है। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपये में खरीदी थी, तो वो आपको बताना है। क्रय मूल्य आपको बताना है। तो ये 945 रुपये में उसने खरीदी थी, तो ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 106वें नंबर का, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने जो है कितना रुपया उधार लिया था, ये आपको बताना है। तो उसने 5,000 रुपये उधार लिए थे, तो इतना ब्याज यहाँ पर लग चुका है। आप देख सकते हैं 2,250 रुपये के आसपास इतना ब्याज उसने दिया है। तो ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस की ऑलरेडी PDF मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखी है, तो सिलेबस को डाउनलोड करके आप पढ़ने लग जाइए, क्योंकि परीक्षा आपकी फरवरी महीने में होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है 500 रुपये का 6 महीने का 8% का 6 माही दर से ब्याज क्या होगा, तो वो ब्याज हो जाएगा 40 रुपये। तो ये ब्याज वाला टॉपिक आप कवर कर लेना। ब्याज से संबंधित प्रश्न यहाँ पर काफ़ी पूछे गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, देखिए एक व्यक्ति X 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से Y व्यक्ति को बेच देता है। Y उस व्यक्ति को उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति Z को बेच देता है। Y ने किस मूल्य पर वस्तु Z को बेची थी, ये आपको बताना था। तो ये 99 रुपये में बेची थी। इसको देख लेना आप, परसेंट वाला ये है हानि
लाभ परसेंट हानि परसेंट वाला टॉपिक है। प्रश्न नंबर 109 है, निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है? समतल वस्तु कौन सी है? तो कागज जो है समतल है। यहाँ पर देखिए गिलास, बेलन और गेंद क्या है, कर्व लिए हुई होती है, इस वजह से वो समतल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर 110वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्न में से असत्य कथन कथन कौन सा है? तो असत्य कथन आपको बताना है कौन सा कथन है इसमें से असत्य वाला। गलत कथन कौन सा है? ये किसी तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, क्या ये सही कथन है? तो ये हो जाएगा असत्य कथन है, क्योंकि वो बंद आकृति भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है तीन रेखाओं से बनी कोई आकृति है तो वो त्रिभुज हो जाएगी, वो गलत है। तीन रेखाओं से बंद आकृति होनी चाहिए, अर्थात तीनों रेखाएं आपस में मिली हुई होनी चाहिए और घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, उसी को त्रिभुज कहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है 111वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए किसी त्रिभुज के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक कोण सदैव क्या होता है? त्रिभुज में न्यून कोण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए 112वें नंबर का प्रश्न है। इसमें से आपको ये बताना है कि इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज है? इस चित्र के अंदर 5 त्रिभुज है। देखिए एक तो बड़े वाला त्रिभुज हो गया, एक तो बड़े वाला त्रिभुज हो गया, उसके बाद में अंदर 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3। बड़े वाला त्रिभुज और अंदर 3 बन रहे हैं, तो टोटल 4 तो ये हो गए। अब 5वें नंबर का त्रिभुज कौन सा बनेगा? ये बनेगा दोस्तों ये वाला, देखिए ये बनेगा ये वाला त्रिभुज, यहाँ से लेकर ये वाला त्रिभुज बनेगा ये 5वें नंबर का त्रिभुज बन जाएगा। इसलिए टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 113वें नंबर का प्रश्न है, वर्ग के चारों अंत्यकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा अंत्यकोणों का? 360 डिग्री। 114वें नंबर का प्रश्न है, सत्य आपको बताना है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वर्ग एक विशेष प्रकार का क्या होता है? आयत होता है। 15वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये एक मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक चक्कर लगाने में इतना मीटर दौड़ना पड़ता है, तो एक लड़की ने 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो वह कितने चक्कर लगाई? और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर यहाँ पर लगाने होंगे? तो 2 प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 9। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा? ये आपको बताना है। तो ये छोटी जो इकाई होती है और जो बड़ी इकाई वाला जो प्रश्न है, इस इकाई को भी आप देख लेना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 170वें नंबर का प्रश्न है, ये यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इनमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 55 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता क्या होगी? ये आपको यहाँ पर बताना था। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 118वें नंबर का प्रश्न है कि एक घड़ी आपको दी गई है, घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ये, यदि कोई कहता है कि एक जो घंटे की सुई है वो यदि एक अंक से दूसरे अंक पर पहुंचना चाहती है तो उसको कितना समय लगेगा? यदि आप 1 घंटा यहाँ पर आंसर देते हैं तो वो गलत है। वो क्या है? गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी सुई जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों? वो यहाँ पर आपको कमेंट करके बतानी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये असत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल क्या होगा? वो आपको बताना है। तो आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, 1100 वर्ग मीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार चित्र के फ्रेम में कोई फ्रेम आपको दिया गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ आपको दी हुई है,
और एक वर्गाकार फ्रेम y आपको दिया गया है जिसकी भुजा ये दी गई है। तो कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको इसी तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। चले दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, रीट लेवल 1 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें पर्यावरण अध्ययन के EVS एनवायरमेंटल जो स्टडीज से संबंधित क्वेश्चन है वो कितने आए थे, किस प्रकार से पूछे गए थे। क्योंकि रिपीट प्रश्न होते रहते हैं, इसलिए 2025 में जो आपका रीट का एग्जाम होने वाला है उसी में भी इसी तरीके के जो प्रश्न है वो आने वाले हैं। तो इन्होंने कौन कौन से टॉपिकों को टारगेट किया है, कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाए हैं, वो आप इन प्रश्नों से अनुमान लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया था 121वें नंबर का जो प्रश्न है, ये पूछा गया था एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है। एकल परिवार जो होता है जिसमें उसके माता पिता और उसके बच्चे रहे, वो होता है एकल परिवार, सुखी परिवार। नेक्स्ट है 122वें नंबर का, तंबाकू की आदत जो है किस से होती है, ये आपको बताना है। तंबाकू में दोस्तों एक निकोटिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जिससे हमको तंबाकू की आदत क्यों लगती है, क्योंकि इससे तलब होती है। एक बार जब हम तंबाकू पीने लग जाते हैं तो उसकी आदत होने का चांस इसलिए है क्योंकि उसके अंदर निकोटिन पाया जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि तंबाकू के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो निकोटिन पाया जाता है। ये प्रश्न है 123वें नंबर का कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की जो शादी की उम्र है वो क्या निर्धारित की गई है, वो की गई है दोस्तों 21 वर्ष तो लड़के की और 18 वर्ष लड़की की आयु यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 124वें नंबर का, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है, वो बताना है। देखिए, केशवराय पाटन में भी है, उदयपुर में भी है, भोपाल सागर में भी है, लेकिन निब्बा हेड़ा में नहीं है। निम्बा हेड़ा प्रतापगढ़ के अंदर यहाँ पर नहीं है शक्कर बनाने का कारखाना, तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये पूछा गया है कि ठगी अथवा नियुक्ति, ठगी अथवा अनुचित जो व्यापारिक व्यवहार है इसमें हमें शिकायत किसको करनी चाहिए, तो ये करनी चाहिए हमको उपभोक्ता संरक्षण मंच को। यदि कोई ठगता है कोई व्यापारी तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 12। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, यहाँ पर 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये 2011 का पेपर है। 128वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। देखिए, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। अधिकतम जो ट्यूबवेल है पूरे संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल है वो इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर है। 130वें नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है गणगौर से संबंधित है, और ये पूछा गया है कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। और एक कहावत भी आपने देखी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये यहाँ पर पूछा जाता है। तो राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, तो ये झीलों की नगरी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर उदयपुर। नेक्स्ट है 132वें नंबर का, विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो ये कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र में से आपको ये बताना है जो चिन्ह है, ये चिन्ह ट्रैफिक का चिन्ह है, कौन सा चिन्ह होता है ये, तो ये आपको इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी वर्जन देखे तो हिंदी वर्जन देखिए, ये इस प्रकार का चित्र दिया गया है, और अगर ये चिन्ह आपको दिख जाता है इसका मतलब है संकरी पुलिया आगे दी हुई है। तो ये संकरी पुलिया का क्या है, सिंबल है। ATM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक क्या होती है, टेलर मशीन होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं ईमेल। क्या कहते हैं, यहाँ पर ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 136वें नंबर का प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक कौन सा है। डेंगू रोग का जो वाहक है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एडीज मच्छर, ये यहाँ पर गलत है।
ये यहाँ पर क्या है, गलत है। एडिज मच्छर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 137वें नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो है यकृत, लीवर। ये जैव रासायनिक क्या है, प्रयोगशाला होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, पल्स पोलियो जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो है दोस्तों, पोलियो की जो दवा है पूरे बच्चों को यहाँ पर मिलनी चाहिए, तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, ये पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है। 139वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है। कश्मीरी चोगा किसको कहते हैं, तो ये आपको बताना है। ये कहते हैं हम दोस्तों फिरन को। किसको कहते हैं, फिरन को कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कुत्ता मछली का आवास जो है वो क्या है, समुद्र में। कुत्ता मछली का जो रहने का स्थान है वो कहाँ पर है, समुद्र के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर देखिए, फुल फॉर्म आपको सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है, तो वो हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट पूछा गया है, वन्य जीव सप्ताह जो है कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों अक्टूबर के महीने में बनाया जाता है। और फिलहाल दोस्तों अक्टूबर का महीना ही यहाँ पर जो है चल रहा है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जो है ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 143वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रम से है, ये आपको बताना है। देखिए, राज्य वृक्ष है खेजड़ी, राज्य पक्षी है गोंडावण और राज्य जंतु है चिंकारा। तो ये इसका जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। सबसे कम दूरी पाई जाती है ठोस के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कौन सा शहर टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से वेग अधिकतम किसका है, तो इसमें प्रकाश का वेग दोस्तों अधिकतम होता है। आपने देखा होगा, यहाँ पर साइंस के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, देख लेना प्रकाश का वेग कितना होता है। और एक होता है दोस्तों पलायन वेग। पलायन वेग का मान कितना होता है तो उसको भी आप याद कर लेना। जो हवाई जहाज़ को हम ऊपर छोड़ते हैं आकाश के अंदर, तो उसको पलायन वेग का जो मान है लगभग 11.7 इस प्रकार से कुछ आता है वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 147वें नंबर का प्रश्न है, सौर सेल जो होता है, सौर सेल की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो कौन सी ऊर्जा होती है सौर सेल की जिसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो वो ऊर्जा होती है दोस्तों सोलर एनर्जी, अर्थात प्रकाश ऊर्जा। सोलर एनर्जी यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा है, तो सौर सेल की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 148वें नंबर का प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है 78% के आसपास। तो अब ये दोस्तों आंकड़ा बढ़कर 79% हो चुका है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, पौधे। पौधे जो होते हैं वो नवीकरणीय स्रोत होते हैं। 150वें नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत जो है किस में मिलती है, स्ट्रोस्फीयर में। जो परत है वायुमंडल की उनको किस किस नाम से जाना जाता है, पहले तो आपको याद करें। उसमें ओजोन जो परत है वो कहाँ पर पाई जाती है, किस नाम से जानी जाती है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको याद कर लेना। और ओजोन से संबंधित जैसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सब कुछ आपको जानकारी रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपको बताए जाएंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।